रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं एक विजुअल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करता हूँ। ये इंडियन फ़ौजी की आदत है और ये लोग मिलने के लिए गए हैं वज़ीर दिफ़ा को। वज़ीर दिफ़ा जो है वो राजनाथ हैं इंडिया के, आप सब ने उन्हें देखा हुआ है और बड़े सख्त बयानात भी उनके माजी में आते रहे हैं। तो राजनाथ को मिलने के लिए जो 4 स्टार जनरल्स आए हैं जो क़यादत कर रहे हैं इंडिया की डिफरेंट फोर्सेस की, अब वो सुजुकी गाड़ी के अंदर आए और ना कोई बहुत ज़्यादा बंदूकें, ना कोई बंदूकों वाले बंदे, ना कोई कमांडोज, ना कोई हटो बच्चों, ना कोई पायलट साथ आ रहे हैं आगे प्रोटोकॉल वाले, ना कोई उनके साथ एम्बुलेंसेस चल रही हैं, ना ट्रैफिक उनके आने के ऊपर जैम की जा रही है और काले शीशों वाली गाड़ियां भी नहीं हैं। यानी मामूली सुजुकी गाड़ी के अंदर आ रहे हैं इंडिया की फ़ौज चलाने वाले। यानी बहुत बड़ी फ़ौज है इंडिया की, पाकिस्तानी फ़ौज से बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा बजट है उनका, बहुत बड़ा मुल्क है उनका, लेकिन मामूली सुजुकी गाड़ी है और काले शीशे भी नहीं है, सड़क भी नहीं बंद की हुई और वो आ गए हैं किसके घर? राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं। ये भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ जनरल अनिल चौहान ये साहब आए मिलने के लिए। अब आप इनका सूरत का आप अंदाजा कर लें कि इंडिया के अंदर एक मिलिट्री को कमांड करने वाला आदमी जो है उसका प्रोटोकॉल क्या है, पाकिस्तान में क्या है। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखें, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और खुद वो बता चुका है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो खुद उसने कहा कि मैं ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कहा कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके अपनी सीट ली। 2024 का इलेक्शन सारी दुनिया जानती है कि रेहाना डार साहिबा जीत गई थी और ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली की है, क्योंकि एक डिज़ाइन था जनरल आसिम मुनीर साहब का कि इमरान खान को और उनकी पार्टी को इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो अब ये भारत के अंदर आप ये देखें कि ये हैसियत है उनकी आर्मी की कि उनकी आर्मी का सरबराह आता है वज़ीर दिफा को ब्रीफिंग देने के लिए उसके घर पे, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहां पे पाकिस्तान का वज़ीर दिफा उस प्रोटोकॉल के अंदर फंस जाता है ट्रैफिक में जहां से आर्मी चीफ गुजर रहा होता है, और यह वाकया बाकायदा रिपोर्ट हो चुका है कि ख्वाजा आसिफ ट्रैफिक के अंदर फंस गए। फंसने की वजह यह थी कि उनका जो सबॉर्डिनेट है या उनका जो जूनियर है जो उनके अंडर में काम करता है वो सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। तो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मिलिट्री स्टेट बन चुका है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और देखें, ये अब आप डिनाई करने की गुंजाइश भी नहीं है ना। जो टाउट्स हैं या वो लोग हैं जो मिलिट्री के बयानिए को आकर टीवी चैनल्स के ऊपर बयान करते हैं, जो दिन रात उनकी बातें करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को बताते हैं, वो अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं। आप फैसल बाडा का स्टेटमेंट ले लें, शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट तो आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन फैसल बाडा का आप स्टेटमेंट लें, वो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर काबिल आर्मी चीफ है जो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, जो वेस्ट में भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा है, सरमायाकारी, दहशतगर्दी, बॉर्डर्स पर भी काम कर रहा है। फैसल बाडा, देखिए, ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं है जो ये सारे काम कर रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की एक लंबी तारीख है। अयूब खान ने सारे काम किए, याह्या खान ने सारे काम किए, परवेज मुशर्रफ ने सारे काम किए, ज़िया-उल हक ने सारे काम किए। फिर जो बाकी जनरल्स आते रहे उनके अंदर ये ख्वाहिश रही कि वो भी सारे काम करें, और आज भी यानी अपने मुंह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी या उस कबीले से ताल्लुक रखने वाले खास शख्सियत फैसल बाडा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये आर्मी चीफ अपना काम करने के अलावा जो काम इनको आइन में और कानून में इजाजत नहीं है, जिन चीज़ों के अंदर ये दखलंदाजी नहीं कर सकते, वो आइनी और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये उन चीज़ों में दखलंदाजी कर रहे हैं और बड़े फख्र से अपने बंदों के जरिए से, अपने जो माउथ पीस हैं उनके जरिए से ये बातें कहलवा भी रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये पहले आर्मी चीफ है जो सारे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह ये आखिरी आर्मी चीफ होंगे जो ये सारे काम कर रहा होगा। इसके बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक बड़ी मईशत बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक खुद मुख्तार मुल्क बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां जमहूरियत हो, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां पे सिविलियंस की हुक्मरानी हो, ना कि वहां पे फौज हुक्मरानी करे। मैं आपको चंद चीजें बताया दूं। देखिए, जब अवाम फौज के साथ खड़ी हो ना, फिर तो परवाही नहीं होती। चाहे आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, फिर आप लड़ाई जीतते हैं, फिर आप कमाल किस्म की लड़ाई लड़ते हैं। जब अवाम फौज के साथ खड़ी होती है, फौज का मोराल ही कुछ और होता है।
लेकिन जब अवामी कुव्वत पीछे से निकल जाए, अवामी सपोर्ट निकल जाए, तो फिर फौज के अंदर लड़ने की वो सकत रहती नहीं है, या वो सपोर्ट जब ना होना तो मजा नहीं आता लड़ने का। ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन वो जो जान लड़ाने वाला मामला है ना, वो कौम साथ खड़ी होना, फिर बात बनती है। और ये सब जानते हैं, वरना ये मिली नगमे क्यों जारी किए जाते हैं? इसीलिए खून गरमाने के लिए, ताकि अवाम और फौज करीब आए। ये ड्रामास क्यों बनाए जाते हैं, ये फिल्में क्यों बनवाई जाती हैं? ये सारे काम डेलिबरेटली किए जाते हैं ताकि अवाम और फौज का रिश्ता गहरा हो जाए, क्योंकि इस रिश्ते की कीमत वो हर शख्स जानता है जिसने लड़ना है अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए। लेकिन जब कौम दूर हो जाए तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं, फिर नहीं उस तरह लड़ा जाता, या वो मामला नहीं होता। अब मैं आपको यह बताता हूं कि अगर तो आपके साथ कौम खड़ी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं खड़ी तो फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई पैसे से होती है। पैसे से आप हथियार खरीदते हैं, जदीद से जदीद हथियार खरीदते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप लॉबिंग करते हैं, दुनिया को आप कंट्रोल करते हैं, सब कुछ आप कर देते हैं। पैसा आपके पास होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास इसमें कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ आदादो शुमार मैंने निकाले, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। 1960 से मैंने ये डाटा देखना शुरू किया। जीडीपी कहते हैं किसी भी मुल्क की तमाम चीजों को, यानी एक मुल्क टोटल एक साल में जितनी कमाई करता है, आसान अल्फाज में उसको जीडीपी कहते हैं। यानी जितनी सर्विसेज वो पैदा करता है या जितनी प्रोडक्ट्स वो पैदा करता है, जितना पैसा कमाने के लिए जो कुछ वो बनाता है या सर्विसेज देता है, उसको जीडीपी कहते हैं। इंडिया की 1960 में जो जीडीपी थी वो 37 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की जो उस वक्त जीडीपी थी वो 7.5 अरब डॉलर थी। यानी लगभग 4-5 गुना का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। पाकिस्तान 5 गुना छोटा मुल्क भी तो है ना। और उस वक्त जो है वो फी पाकिस्तानी 81 डॉलर कमाता था पर कैपिटा। यानी जो एक पाकिस्तानी की इनकम थी एवरेज, वो 81 डॉलर थी और इंडियन की थी 83 डॉलर्स। 1966 में जब 65 की जंग पाकिस्तान ने जीती, या उसमें कामयाबी पाकिस्तान को मिली, तो इंडियन जीडीपी उस वक्त था 59 अरब डॉलर और पाकिस्तान का था 14.13 अरब डॉलर। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम वो इंडिया से बढ़ गई थी। उस वक्त जो फी आदमी कमाता है एवरेज, वो इंडिया से बढ़ गई थी। पाकिस्तानी 125 डॉलर कमा रहा था और इंडियन जो है वो 90 डॉलर कमा रहा था। फिर आप आगे चले जाएं और आगे जाके 1972 में, जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, तो 70 के अंदर डाटा और ज्यादा नीचे चला गया पाकिस्तान का। तो 1972 में जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ तो एकदम सूरत खराब हो गई, और सूरत इतनी खराब हो गई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चली गई और इंडियन इकोनॉमी ऊपर चली गई। यानी पाकिस्तान का जीडीपी 9.6 हो गया और इंडिया का 88 बिलियन डॉलर्स हो गया। फिर 1995 में पाकिस्तान ऊपर गया, फिर 2007 में पाकिस्तान ऊपर गया जब परवेज मुशर्रफ का दौर था। 2024 में मैं आपको एक अजीबोगरीब चीज बताता हूं कि जो नया डाटा है उसके मुताबिक जो इंडिया का जीडीपी है वो 3.588 ट्रिलियन की है इस वक्त। यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की जीडीपी है इंडिया की, और पाकिस्तान की जीडीपी उससे 10 गुना कम है। यानी पाकिस्तान की जीडीपी को आप 10 से ज़रब दें तो भी इंडियन जीडीपी नहीं बनती, 11 से ज़रब आपको देनी पड़ेगी। और 337 अरब डॉलर पाकिस्तान की जीडीपी है 2024 की। तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से कुछ पीछे था, आज बहुत पीछे रह गया। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो 700 अरब डॉलर्स है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व पड़े हुए हैं, पैसा जो पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, वो 10.7 अरब डॉलर है। अब डायरेक्टली हमने 20 अरब डॉलर चाइना से और कोई 8-9 अरब डॉलर जो है वो यूएई और सऊदी अरब वगैरह से लिया हुआ है, और वो हम रोल ओवर करवाते चले जा रहे हैं। ये आलमी कर्जों के अलावा ये पैसा है। तो हमारे पास मांगे तांगे के 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में। कितना फर्क है देखें आप। फिर 2024 में भारत ने जो एक्सपोर्ट्स किए पूरी दुनिया के अंदर, जो अपनी मसनूआत बनाकर पूरी दुनिया को बेचा है माल अपना, तो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं 698 अरब डॉलर्स। अंदाजा कीजिए आप, 698 लगभग 700 अरब डॉलर की इनकी एक्सपोर्ट्स हैं ये भारत की 2024 में। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं 2024 में वो 30 अरब डॉलर की हैं। यानी आप कोई मल्टीप्लाई करें इसको 20-25 से, तो फिर जाके आप भारत के बराबर पहुंचते हैं।
भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से इतनी ज्यादा, हम 30 अरब डॉलर पे हैं, वो 700 अरब डॉलर पे है। ये फर्क है एक्सपोर्ट्स का। इंपोर्ट का भी देख लेना, दुनिया के साथ आपके रिलेशन में ये भी होता है ना कि आप दुनिया से क्या खरीदते हैं, कितना पैसे की आप सामान लेते हैं, दुनिया आपको बेचना चाहती है। बड़ी मार्केट कौन सी है? जो बड़ी मार्केट है लोग उधर फोकस करेंगे कि ये ज्यादा लोग हैं, बड़ी मार्केट है, ज्यादा चीजें हमसे खरीदते हैं, ये हमारा ग्राहक है, इसका हमने ख्याल रखना है, ये तो हमारी दुकान पे ही नहीं आता, इसका हम क्यों ख्याल रखेंगे। तो मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूं फिर दुनिया क्या सोचती है। अब यहां पे जो इस वक्त इंडिया इंपोर्ट्स कर रहा है, एक साल में 915 अरब डॉलर का सामान उसने इंपोर्ट किया। ये जो फिस्कल ईयर है 915 अरब डॉलर पूरी दुनिया से उसने सामान लिया है, जबकि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की हैं वो 56 अरब डॉलर की हैं। तो यहां पे भी बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती, दुनिया इकोनॉमी में आगे जा रही है। आप देखें ना, सऊदी अरब जहां से सिर्फ तेल निकलता था, उनकी पूरी इकोनॉमी का इन्हिसार जो है वो तेल के ऊपर था। लेकिन मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा, आप चौंक जाएंगे। उन रेगिस्तानों के अंदर बसने वालों ने ऐसी प्लानिंग की है कि सऊदी अरब की तेल के अलावा जो बरामदात है वो भी अब पाकिस्तान से भी कुछ 4 गुना से ज्यादा है। अंदाजा करें, पाकिस्तान के पास ग्लेशियर है, पहाड़ है, जंगल है, डेजर्ट है, समंदर है। पाकिस्तान के पास दुनिया की हर तरह की फैसिलिटी है। और पाकिस्तान एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है? टोटल 30 अरब डॉलर की। और सऊदी अरब के पास रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, तेल है बेचने के लिए। तेल को निकाल के बाकी जो चीजें उन्होंने दुनिया को बेची हैं, सऊदी अरब ने 137 अरब डॉलर तक की, पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर वो आगे निकल गया सऊदी अरब। प्लानिंग के साथ मनसूबाबंदी की है, बड़े तरीके से वो चले। तो उन्होंने अब अपनी बरामदात में इजाफा किया और 137 अरब डॉलर तक वो पहुंच गई। तेल के अलावा दुनिया प्लान करके आगे निकल रही है। यूएई जो है वो इस खित्ते के अंदर एक उभरती हुई माशी कुव्वत है। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बरामदात में इजाफा किया। पूरी दुनिया का माशी हब वो इस रीजन में बनता चला जा रहा है। सब वहां पे आके कारोबार करते हैं और पाकिस्तान जो है हाथ पे हाथ रख के बैठा है। वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज बहुत खराब है। हमारी पॉलिसीज सियासतदान नहीं बनाते, मईशतदान नहीं बनाते, मिलिट्री ऑफिसर्स बनाते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स की लड़ने की ट्रेनिंग होती है, लड़ाई वो कर नहीं रहे, और जिस काम की ट्रेनिंग नहीं है वो काम वो कर रहे हैं, जैसे कि फैसल वाडा कह रहे हैं। और ये काम वो लगातार करते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तो नाज़रीन, ये जब आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसे मुल्क के साथ उस वक्त लड़ना जब आपके पास अवाम की सपोर्ट ना हो तो फिर मुश्किल है। तो इसीलिए अब एक इत्ला आई है और ये दावा किया है शहजाद अकबर साहब ने, और इसके बारे में पहले से भी खबरें आ रही थी, लेकिन क्योंकि तस्दीक नहीं होती, शहजाद अकबर साहब ने अभी यह खबर दे दी है, तो मैं भी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए शरीफ खानदान का ट्विटर नरेंद्र मोदी के मामले पे बिल्कुल खामोश है। नरेंद्र मोदी के साथ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं, जो एक घर वाले ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाली किसी भी मुमकिना लड़ाई को रोकना चाहती है। पाकिस्तानी फौज इस वक्त लड़ाई करना नहीं चाहती, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि किसी लड़ाई के अंदर पाकिस्तान जाए। लिहाजा नवाज शरीफ को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना पड़ा। उन्होंने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट वैसे भी नहीं देना था उन्होंने नरेंद्र मोदी को। वो क्यों नाराज करेंगे? किस लिए? पाकिस्तानियों के लिए नाराज करेंगे, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी को नाराज करेंगे। भाई, ये पाकिस्तानियों ने तो नवाज शरीफ को वोट ही नहीं डाला, मुंह ही नहीं लगाया। तो जिन लोगों ने मुंह ही नहीं लगाया, उन लोगों को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे दोस्त को नाराज कर देना तो अक्लमंदी नहीं होगी। लिहाजा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को नाराज नहीं किया। और अब यह पता चल रहा है बकौल शहजाद अकबर साहब के कि बाकायदा नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए कि वो नरेंद्र मोदी के साथ कोई बातचीत करके रास्ता निकाल लें। मेरी इतला के मुताबिक अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि भारत इस बात पे तुला है कि वो एक कार्रवाई तो जरूर करेगा अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि इस मामले को जितना भारत ऊपर ले गया है, अब भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म चीज है, इसके ऊपर दहाइयां लगेंगी, 1 दहाई 2 दहाई। जितना पैसा डालते जाएंगे उतना पानी रोकते जाएंगे। तो भारत कितना पानी और कैसे पानी रोक सकता है, ये सवाल हमारे बीच में चलता रहेगा। इसके ऊपर हकाइक भी आते रहेंगे, चीजें डिस्कशन भी होती रहेगी, लेकिन भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जितना इसने मामले को उठा दिया है। अभी कश्मीर के अंदर भारत क्रैकडाउन कर रहा है, और उस क्रैकडाउन में भारत ने मजीद 5 कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया है। इससे पहले भी उन्होंने यही किया था। तो भारत फौरन जो है वो अपनी एक्टिविटी तेज कर देता है मकबूजा कश्मीर में किसी भी वाकये के बाद, दहशतगर्दी के वाकये के बाद। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मिलने के बाद एक बयानिया जारी किया गया है, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है, जिसमें दहशतगर्दी ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि जी खित्ते के अंदर अमन की हमारी ख्वाहिश है,
लेकिन पाकिस्तान पे हमला होगा तो हम जवाब देंगे। ये एक स्टेटमेंट जारी करवाई गई है, लेकिन नवाज शरीफ ने खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ नहीं लिखा, ना मरियम नवाज ने अपने मुंह से कुछ कहकर अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ लिखा, ना शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी की मजम्मत की है। वो इमरान खान ही था शेर का बच्चा जो साफ बात करता था, आकर सामने खड़ा होकर बात करता था। इनकी वो औकात ही नहीं है कि ये आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। पाकिस्तानी वजीर खारजा और इंडियन जो महकमा खारजा है, दोनों बहुत एक्टिव हो गए हैं और दोनों अपने तौर पे दुनिया के ममालिक से रब्ता कर रहे हैं और उन्हें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इंडिया का मुकदमा ये है, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान बार बार इंडिया के अंदर मुदाखलत करता है, हमारे ऊपर हमले करवाता है। वो उसमें ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, नवाज शरीफ के स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मादी के जो वाक़यात हैं, अजमल कसाब, ये वो सब वो उनको बता भी रहे हैं। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं, इंडिया पहले भी कोई सबूत नहीं दे सका, अब भी कोई सबूत नहीं दे सकता, लिहाजा ये हमला हमने नहीं किया, ये इंडिया के अंदर ही कार्रवाई हुई है, ये इंडिया की इंटेलिजेंस की और उनकी सिक्योरिटी की नाकामी है, ये हम पर डालने की बजाय हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। ईरान ने कहा जी हम इसके अंदर सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान ने फौरन कहा जी बिल्कुल कर दें, लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर भी बात नहीं की। इस वक्त इंडिया का जो रद्द अमल है वो जारहाना है, पाकिस्तान जो है वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये मैं जानता हूं कि लड़ाई होगी तो मुख्तसर लड़ाई में तो इंडिया को फैंटी लगेगी, लंबी लड़ाई की हमारी कैपेसिटी नहीं है। मैंने इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने नाजरीन रख दी है। लंबी लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब कौम साथ खड़ी हो जाए और कौम कहे जी हम गलियों मोहल्लों में भी इस फौज से लड़ेंगे, फिर तो आप लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। अदरवाइज लंबी लड़ाई जो है वो कौम के बगैर नहीं होती, या तो कौम साथ हो या पैसे आपके पास हो। पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं और कौम इस वक्त जो है वो नाराज है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने हमारा मैंडेट छीना, हमारा जो महबूब लीडर है पाकिस्तान का इस वक्त सबसे मकबूल आदमी, उसको आपने जेल में बंद कर दिया, खवातीन के साथ बच्चों के साथ आपने ज्यादती की, चादर और चार दीवारी का आपने तकद्दुस पामाल किया, लोगों को जबरी तौर पर लापता किया, लोगों से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। तो ये सारी चीज़ों पे लोग नाराज़ हैं और इनका इम्पैक्ट अब आ रहा है। बहरहाल दोनों तरफ के जो वज़ीर ख़ारजा है वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, अब उनको शीरी मज़ारी साहिबा ने भी जवाब दिया है। शीरी मज़ारी साहिबा वो खातून हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ की बड़ी गंदी तनकीद जो है वो बर्दाश्त की थी, इनके ऊपर बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे ख्वाजा आसिफ ने। वैसे ख्वाजा आसिफ जुगतबाज हैं, ये बड़ी जुगतें लगाते हैं और इनकी ज़बान जो है उससे कोई भी महफूज नहीं है, ख़ास तौर पे ये ख़वातीन के ऊपर हमले करते हैं ख्वाजा आसिफ। तो ख्वाजा आसिफ के बारे में वो कहती हैं पाकिस्तान की सतह इस हद तक गिर चुकी है कि इसके वज़ीर दिफा ने एक जानिबदार एंकर के इल्ज़ाम के जवाब में ये बेहुदा बात कह दी कि पाकिस्तान तो सिर्फ अमेरिका का गंदा काम कर रहा था, उसने पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया जो कोई दुश्मन भी ना पहुंचा सकता था। एक बदतमीज़ और भौंडा औरत दुश्मन, क्या इसे रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का मुजरिम नहीं ठहराया जाना चाहिए? ये शीरी मज़ारी साहिबा ने सवाल उठाया। ख्वाजा आसिफ जो है वो अब उस वाक़े के बाद से लेकर अब तक जब से उन्होंने वो इंटरव्यू दिया है, वो डिज़ास्टर जिस पे सारी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, जिस पे इंडियन मीडिया जो है, यानी हम कोई भी बात करते हैं या कोई भी नुक्ता नज़र उठाते हैं पाकिस्तान का, नीचे ये वीडियो कोई ना कोई लगा देता है और जितने इंडियंस हैं वो हर जगह पे इसको फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद और इस बयान की वजह से पाकिस्तान के बयानिए को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जबकि इंडियन बयानिए को बहुत फायदा हुआ है। अब ख्वाजा आसिफ कभी जनाब कहते हैं जी ये गलती हमने कर दी, वो गलती हमने कर दी, तो गंदे कपड़े धो ही जा रहे हैं। गलती मानने की बजाय ख्वाजा साहब डट गए और अड़ गए और साबित कर रहे हैं जी सारी दुनिया अच्छी, हम ही गंदे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अब ये साबित करने में लगे हैं कि जी सारे अच्छे थे, हम गंदे हैं, हमारे फैसले ही गलत थे। अब कभी ज़ियाउल हक पर डालते हैं, कभी उस पर डालते हैं कि ज़ियाउल हक के साथ तो आप लोगों के बुजुर्ग थे, आप सारे उन्हीं की पैदावार है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब सफाइयाँ देते रहे, जो मर्जी करते रहे, मामला वही है जो मैंने आपके सामने रखा। एक सद्दाम खान तरीन साहब जो है उन्हें एक और मुकदमे के अंदर अब मुंतकिल